नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया है। एसओजी पुंछ और सेना को आतंकी ठिकाना होने की सूचना मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। वहीं इस दौरान एक AK-56, एक मैगजीन AK-56 और 30 राउंड AK गोले बरामद किए गए हैं। 2 चीनी पिस्तौल और 1 पिस्तौल की मैगजीन बरामद की गई है। इस संबंध में पुंछ थाना में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 9 मई को सुरक्षा बलों ने सूरनकोट तहसील में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर 19 ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। उसके बाद से ही इनके और भी ठिकाने होने की सूचना पुलिस को मिली थी। आतंकी इनके जरिए जिलों में सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। जिस स्थान पर ये हैंड ग्रेनेड बरामद हुए वो पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहद करीब है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। देश में कोरोना महामारी का संकट लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर लोगों को लगातार जानकारी दे रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 5 ऐसे राज्य हैं। आपको यह भी बताते चलें कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो लगातार मौत का सिलसिला जारी है। वहीं 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मौतों का सिलसिला जारी है। आपको यह भी बताते चलें कि इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली का नाम शामिल है। लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 20 दिनों में देश में सक्रिय मामलों में भारी कमी देखी जा रही है। 3 मई को देश में 17.13% सक्रिय मामले थे और अब ये 11.12% हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी 87.86% हो चुका है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। इसी तरीके से रिकवरीज में भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, जहां 3 मई यानी कि आज से करीब 20 दिन पहले टोटल रिकवरी परसेंटेज देश में 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 87.676% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि पिछले 9 दिनों में रिकवर्ड केसेस कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस से ज्यादा आ रहे हैं देश में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी जितने डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक है। हम देखें तो पाते हैं कि 11 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर 10,000 से भी अधिक रिकवरी डेली बेसिस पर नोट की जा रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि जहां एक स्थाई पर 3,57,630 रिकवरी केसेस में हैं, पिछले 15 दिनों से हम एक डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू केसेस रिपोर्ट पा रहे हैं। 78% केसेस हमारे अभी केवल 10 स्टेट से आ रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड स्प्रेड जहां पर के एक्टिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं नोट करते हैं। 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब डेली केसेस आए थे, वह घटते घटते अब 2,57,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। ऐसी केवल 7 ही स्टेट है जहां पर 10,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं और 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 5,000 से 10,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं। डेथ में भी एक स्लो बट रिलेटिवली बेटर ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट नोट किया जा रहा है। और हम देखें तो पाते हैं कि डेथ्स भी कंपैरेटिवली लिमिटेड स्टेट्स, 6 स्टेट जहां से की अधिक संख्या में नोट की जा रही हैं, वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली से नोट की गई हैं। ओवरऑल continued efforts at field level in coordination with states and districts, हम देखें तो पाते हैं कि जहां 13 से 19 फरवरी वाले सप्ताह में देश में करीब 6.96 लाख टेस्ट हो रहे थे प्रतिरोज, वह अब बढ़ते बढ़ते औसतन साप्ताहिक दर पर देखें तो बढ़ते बढ़ते अब 19.46 लाख एक वीक में डेली बेसिस पर एवरेज हम कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर केसेस की बढ़ती संख्या, केसेस की पॉजिटिविटी को देखते हुए देश में टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई। इन्फेक्शन जो कि अगर किसी भी हेल्थ सेटिंग में नोट किया जा रहा है, उसके मैनेजमेंट पर भी उसी स्थाई से
उसी नीति से कार्य हो जिसके तहत हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस किया है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें, जिसके तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, हर कोविड हॉस्पिटल में भी उस पर कार्य हो। हमने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, यानी कि चाहे वे ड्रॉपलेट हो, चाहे वे एयरबोन हो, चाहे कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट सेफ्टी संबंधित सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। इस दौरान नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि देश के बड़े हिस्से में कोरोना महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में आ रही है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में कोरोना की सकारात्मकता दर घट रही है और महामारी के सक्रिय मामले भी कमी भी देखी जा रही है, जो कि हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि एक व्यक्ति को पहली खुराक दूसरे टीके की और दूसरी खुराक किसी दूसरे टीके की लगाना वैज्ञानिक और सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन उसकी सिफारिश करना अभी ठीक नहीं है क्योंकि ये स्थिति अभी विकसित हो रही है। अभी इसके बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं है और आने वाले समय में ही ये पता चल सकेगा कि आखिरकार दो अलग अलग वैक्सीन क्या एक शख्स को लगाई जा सकती हैं। म्यूकर को मुकाबला करना है, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, लेकिन एक बार फिर ये कहने की ज़रूरत है हमें कि कोविड आए एक डायबिटिक में तो म्यूकर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में वैसे भी कभी कभी म्यूकर की बीमारी आती है, ब्लैक फंगस की, खासकर जब वो अनकंट्रोल्ड बीमारी होती है डायबिटीज़ या शुगर की, और खासकर कि और किसी वजह से इम्यून सिस्टम में कमजोरी आती, कोई और भी वजह हो, तो वो बीमारी देखी जाती थी। कोविड अपने आप में जब प्रकोप बन के इसी दशा में आगे आता है तो ये बीमारी ने एक आउटब्रेक का रूप धारण किया है और इसमें स्टीरॉयड की भूमिका भी रही है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और खासकर डायबिटिक कीटोसिस कहते हैं कि बिल्कुल एक्यूट शुगर बढ़ जाती है 700-800, चाहे वो बच्चों में डायबिटीज है या बड़ों में, और साथ में बीमारी और निमोनिया हो गया, कुछ और हो गया, और उस दशा में ये बीमारी पहले से नोन है। अगर हम इसको अनकॉमन बीमारी मानते हैं, आउटब्रेक की तरह नहीं देखी जाती। अब उसके साथ में कोविड आएगा, कोविड के अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सारे मल्टी सिस्टम डिजीज है ये, वो आता है, फिर उसके बाद स्टीरॉयड आते हैं, वो और दबाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बना। बट शॉर्ट आंसर इज, और पता होना चाहिए कि ये बीमारी कोविड ने नहीं शुरू करी, कोविड की वजह से और या उसके ट्रीटमेंट के साथ आने की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में लार्जली बाय एंड लार्ज ये बीमारी विदित हो रही है। इससे पहले भी डायबिटीज में ये बीमारी और ये कॉम्प्लिकेशन वेल नोन है। कहा कि अगर पहले एक वैक्सीन मिला है, क्या दूसरी तरह का वैक्सीन दिया जा सकता है? इसके ऊपर अभी हम ओवरऑल ये कहेंगे कि साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल कि एक वैक्सीन मिले और दूसरे प्लेटफॉर्म का मिले, तो इसने एंटीबॉडी बनाई, ये भी उसको आगे बढ़ा सकते, साइंटिफिकली थ्योरेटिकली पॉसिबल। लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप में या पूरी रिकमेंडेशन की शेप में आए, अभी इवॉल्व हो रहा है साइंस। डेफिनेटिव नहीं कहा जा सकता है कि आप इस तरह से करिए, लेकिन वो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हुआ। साइंटिफिक प्लॉजिबिलिटी है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस की उस शेप में उतना रोबस्ट या उतना डेफिनेट अभी नहीं हुआ है। ओनली टाइम विल टेल, एंड एज द रिकमेंडेशंस बिकम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। और तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज से युवाओं का वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितनी वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो चुकी है। कुछ वैक्सीन की डोज बची हैं, वो कुछ सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक खत्म हो जाएंगी। कल से युवाओं की वैक्सीनेशन के सभी सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी कम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर घटकर 3.5 रह चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का खतरा टल चुका है। आपके लिए एक खुशखबरी है और एक बड़ी चिंता है। पहले खुशखबरी बताता हूँ। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं।
संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। अब दूसरी बात, चिंता की बात। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो खत्म हो गए हैं, इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक खत्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है, केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने किसान नेताओं से इस मसले पर दोबारा बातचीत शुरू करने के मामले में दखल देने की मांग की है। इस पर राघव चड्ढा और भगवत मान की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए सुनते हैं। इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए आने वाली 26 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। बीते 6 महीने से हमारे देश का किसान, हमारा अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। और इसी 26 मई को केंद्र में बैठी मोदी सरकार, निर्दयी सरकार, हिटलर शाही से चलने वाली सरकार को 7 साल सत्ता के पूरे हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार को कि होश में आओ और हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का किसान जो बीते 6 महीने से रात दिन आंदोलन कर रहा है, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, छांव में, सुबह, दोपहर, शाम, उसने हर मौसम में कठोर तपस्या करते हुए इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन दर्ज कराया है। हे निर्दयी मोदी सरकार, हमारे देश के किसान की बात सुनो। और इन मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, पूरे देश ਨੂੰ पता है कि पंजाब समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे के किसान लगभग 6 महीनों तो दिल्ली के आले-दुआले ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ने ਉੱਥੇ बैठे वो प्रदर्शन कर रहे हैं काले कानूनों के खिलाफ जो खेती नाल संबंधित ने, उन्होंने वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान वो जिहड़े किसान ने, जिहड़े धरने ते बैठे ने, प्रदर्शन ते बैठे ने, वो लगभग अपने 470 साथियों को खो चुके ने, जान गवा चुके 470 किसान, जिहड़ा कि बहुत दुखदायक है, बहुत दर्दनाक है। 11 बार प्रधानमंत्री जी उन्होंने गलबात सरकार की हो चुकी है पर कोई नतीजा नहीं निकले। तुसीं जानते हो कि साडा देश जिहड़ा है वो खेती प्रधान देश है, खेती तो बिना आपां इस देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो किसान जिहड़े महामारी कोरोना दे विच भी जिहड़ा खेती का सैक्टर है वो कल्ला पॉजिटिव रहा, बाकी सारे जिहड़े सैक्टर। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के हनी ट्रैप मामले की पेन ड्राइव वाले बयान से राज्य की राजनीति में एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो चुका है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए ब्लैकमेलिंग करने और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सुनिए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आग लगाने के लिए सही समय है, आग लगाओ। तो मैं यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये समय है जब भारत के हर व्यक्ति को एक होकर काम करना है, लेकिन ये सबके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और इस चेहरे में जो बेनकाब होकर सामने आया है वो ये भी आया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 1984 के अंदर सिखों के गले में टायर डाल डाल के आग लगाई थी। और वो दृश्य और वो लोग मेरी आंखों के आगे से ओझल नहीं होता, क्योंकि मैं उस टाइम उसी साल कॉलेज में पहली बार गई थी और एक राजनीतिक दृष्टिकोण बनने का जो समय होता है, राजनीतिक सोच विचार का, वो वही समय था
जहां पर हमारे प्रोफेसर हमें उन राइट विक्टिम्स से मिलवाने के लिए, उनके परिवारों से मिलवाने के लिए, उनके आंसू और उनका दुख हम लोगों ने आंखों से देखा है। छोटे छोटे काम किए, लेकिन उससे जो दिमाग में इंप्रेशन बना कांग्रेस पार्टी के लिए, वो यही बना कि इन लोगों का काम सिवाय आग लगाने के कुछ है नहीं। देश के साथ धोखा इन्होंने लगातार किया है और जिस मानवता की और जिस तरीके का नाटक ये लोग करते हैं, वो पर्दा हटना चाहिए और देश की जनता को पता चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर लगातार कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में अभी से जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मई से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर दौरा कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को ब्लैक फंगस के इलाज का सेंटर बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर में नगर निगम के एक अस्पताल को बच्चों का अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने फर्रुखाबाद, कानपुर देहात में खराब वेंटिलेटर और को न बदले जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जैसी अपेक्षा थी मेडिकल कॉलेज ने वैसा काम नहीं किया। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर, बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते। वहां पर उनके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहां पर वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया बना करके और वहां पर उनको वहीं गांव के पास ही उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमें इस मामले में पर्याप्त सहयोग कर रही है, भरपूर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। ब्लैक फंगस की एक नई समस्या हमारे सामने आई है। हमने आज ही कानपुर को भी इसका एक सेंटर बनाने के लिए कहा है कि कानपुर को पर्याप्त मात्रा में दवा मिले। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात अभी मीटिंग में रखी थी, मैंने इसके लिए एक आदेश किया है। दूसरा, कानपुर का नगर निगम का एक बच्चों का हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से बंद हो गया था। मैंने यहाँ के मंडलायुक्त को और जिलाधिकारी को नगर निगम के साथ मिलकर के फिर से संचालित करने और उसमें मैन पावर, उसकी मरम्मत, उसके में मैन पावर और जो भी उपकरण लाने उसको बनाने और उसको एक बच्चों का अच्छा हॉस्पिटल के रूप में फिर से विकसित करने के लिए यहाँ पर इनको निर्देशित किया है। हमारा प्रयास है कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें। हर मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहाँ पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीको के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होने चाहिए। इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। 25 से 30 बेड पीको के पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी को भी इसकी तैयारी के लिए अभी से अपनी प्लानिंग आगे बढ़ा करके अगले 15 दिनों के अंदर परिणाम प्रशासन उपलब्ध करवाएं। जून में हमारा प्रयास है, जैसे हम लोगों ने 1 मई के बाद फेज वाइज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि इसी चरण में हम लोगों ने न्यायपालिका और मीडिया को भी प्रदेश के अंदर वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की। खासतौर पर इस समय 2 सेंटर में ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है, एक लखनऊ और नोएडा में मीडिया के लिए और लखनऊ और प्रयागराज में जुडिशरी के लिए। तो वहीं अयोध्या नगरी के तपस्वी जी की छावनी में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सीता माता मंदिर निर्माण के लिए माता जानकी के जन्मोत्सव पर भूमि पूजन कर संकल्प लिया। भूमि पूजन के बाद जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बताया कि सीता माता के मंदिर का गर्भगृह पूर्ण रूप से स्वर्ण का होगा, जिसमें माता सीता विराजमान होंगी और हर रोज माता को 56 भोग का भोग लगाया जाएगा। परमहंस आचार्य ने कहा कि मंदिर लगभग 20 सालों में बनकर तैयार होगा और इसकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए होगी। वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बताया कि कोविड-19 समाप्त होने के बाद कार्य को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के बाद अब पूरे परिसर और मंदिर का नक्शा बनाया जाएगा, जिसका लोकार्पण होगा। उसके बाद नींव पूजन करके मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। और वही प्रेरणा हुई। अब इसके बाद फिर जो है ये 2.25 लाख वर्ग फीट पंचकोशी के अंदर
रामघाट स्थित यह जो है भूमि है, ये अपने आश्रम की है। इसमें आज जो है तो मैंने भूमि पूजन किया है और मैं प्रयास करूंगा कि सीता माता का ऐसा मंदिर बने कि दुनिया के कोने से जो भी यहाँ आएगा उसको भोजन की, रुकने की, हर चीज की निःशुल्क व्यवस्था देंगे। और इसका जो है सिर्फ हमने रखा है कि जो श्रद्धालु अगर देना चाहते हैं डोनेशन, मैं मांगने नहीं जाऊंगा कहीं, मैं कहीं जो है ये इसका अभियान नहीं चलाऊंगा। जिनकी इच्छा होगी तो उनसे सिर्फ 1 रुपए और 1 ईंट का सहयोग लेंगे। जिन श्रद्धालुओं को इच्छा होगी देंगे। और यहाँ माता सीता की कृपा से माता सीता की ऐसी रसोई चलेगी कि निःशुल्क लगभग पर डे मैं 1 लाख श्रद्धालुओं को भोजन यहाँ दूंगा। और वो अभी 56 भोग, ऐसा नहीं केवल दाल चावल खिला दिए, 56 भोग माता का डेली लगेगा 365 दिन और सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क मिलेगा। कई दिनों के विचार विमर्श और सस्पेंस के बाद कांग्रेस ने आज भी डी सतीशन को केरल में विपक्ष के नए नेता के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य इकाई में एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत हुई, जो हालिया चुनावी झटके के त्रस्त और आहत है। 56 वर्षीय सतीशन केरल चुनाव में लगातार 5वीं बार एर्नाकुलम जिले के परबूर निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व में राज्य इकाई के उपाध्यक्ष और ASICC सचिव के रूप में कार्य किया है। वो विधानसभा के अंतिम कार्यकाल में PAC और अनुमान समितियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में जैव विविधता की 5 श्रेणियों में प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। साथ ही इस अवसर पर विभाग ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेहमान परिंदे के लोकार्पण और राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रकाशित फ्लोरल डायवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ सहित कई किताबों का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज कई संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोग अब लगातार जागरूक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शब्द बेशक नया है, लेकिन हमारी संस्कृति के लिए यह हमेशा से जुड़ा रहा। सभी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बहुत बहुत बधाई। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में जैव विविधता को लेकर जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। वर्ष 1992 से 22 मई को पूरी दुनिया एक साथ जैव विविधता दिवस मनाती है। जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में दुनिया भर में चल रहे प्रयासों के बावजूद यह शब्द आमतौर पर जन सामान्य के लिए अपरिचित सा है। इस शब्द को सुनकर बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि यह आखिर है क्या, उनका इससे क्या लेना देना है। अक्सर हम लोग भी उन्हें ठीक तरह से समझा नहीं पाते। जैव विविधता शब्द भले ही नया हो, लेकिन यह विचार हमारे लिए नया नहीं है। यह विचार हमारी संस्कृति में रचा बसा है। हमने हमेशा हर प्राणी में ईश्वर को देखा है। हमने अपने देवी देवताओं की आराधना हमेशा उनके पूरे परिवेश के साथ की है। भगवान भोलेनाथ की पूजा नंदी बैल के साथ, विष्णु की पूजा गरुड़ के साथ, माँ दुर्गा की पूजा सिंह के साथ, सरस्वती की पूजा हंस के साथ करते आए हैं। हमारी देवता जिन नदियों, पहाड़ों, वनों में बसते हैं, हमने उनकी भी पूजा की है। दुनिया को बहुत बाद में पता चला कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। हमने हमेशा उन्हें न सिर्फ जीवित माना, बल्कि देवता मानकर अपने पास बसाया। हमने अपने गांव में पीपल, बरगद को अनिवार्य रूप से स्थान दिया। अपने आंगन में तुलसी को बसाया। हमारे पुरखों ने हमें जैव विविधता की परिभाषाएं नहीं रटाई। उन्होंने इस विचार को हमारे संस्कारों में रोप दिया। हमारे 30 त्योहारों में देश में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार राज्यों से संपर्क बनाए हुए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कई स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वार्ता की, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी हिस्सा लिया। बैठक में टी.एस. सिंहदेव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बताया कि तुलनात्मक संतोषजनक स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। हालांकि लक्ष्य हमारा 5% और उसके बाद 3% तक पॉजिटिविटी ले जाने का है। और आज की स्थिति के हिसाब से 81,466
पॉजिटिव केसेस हैं, जो 8.70 बनता है, और रिकवरी जो हमारी है वो 89.99% है। मृत्यु दर जो हमारा है वो 1.31% है। और शेष जानकारियां टीके के संबंध में भी मैंने उनसे यही आग्रह किया कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और अभी भी पुनर्विचार करके केंद्र सरकार को ही इसको ले लेना चाहिए। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में अब केंद्र सरकार आगे आ गई है और वो कंपनियों को कह रही है किस राज्य को कितना देना। उस स्थिति में बात केवल पैसे की रह जाती है कि कौन देगा, व्यवस्था टूट जा रही है। तो केंद्र सरकार ही टीकाकरण के पूरे कार्यक्रम को चलाए, इस बाबत भी मैंने उनका ये कुल हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चैनल से 45 वर्ष से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए जो टीके मिले थे 68,40,210। इसमें हमने टीकाकरण 61,67,632 कर दिया है। 6,16,970 टीके हमारे पास स्टॉक में हैं। 56,608 टीके अभी तक खराब हुए हैं। ये 0.83% होता है। जो वेस्टेज का है, वैक्सीन वेस्टेज कितनी हो रही है इसकी बात आती है, तो 0.83 का। राज्य सरकार ने अपनी ओर से जो अभी तक टीके मंगाए हैं 7,97,110, उसमें 6,66,101 टीके हमने लगा लिए हैं। 1,25,970 टीके बचे हुए हैं। जो खराब हुए हैं टीके वो 5,039, जो 0.63 होता है। तो टीकाकरण की वेस्टेज की भी जो स्थिति है उसकी भी जानकारी हम लोगों ने दी। फाइल हमने मूव कर दी है। इस व्यवस्था में लॉ डिपार्टमेंट की भी राय की आवश्यकता होती है, तो लॉ डिपार्टमेंट में फाइल चली गई है। जैसे ही उनकी राय आती है तो यहाँ भी घोषणा हो जाएगी। सरकार इसको महामारी घोषित करने की पूरी तैयारी कर रही है। जो उसका शब्द इस्तेमाल होगा, महामारी हो चाहे जिस शब्द का इस्तेमाल हो, पर इसमें चिंता की बात है, इसमें ध्यान रखने की बात है। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। सभी स्कूलों में 24 मई से 23 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने दी। सिंगला ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों के लिए पहले से ही बंद कर दिए गए थे। अब 1 महीने के लिए स्कूल अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सिंगला ने कहा कि इसी तरीके से विद्यार्थियों की सुरक्षा को जरूरी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षा के मानक की ऊंची उठाने के लिए सख्त मेहनत की है। आपको बताएं कि इसके दाखिले में विस्तार और रिजल्ट में सुधार से प्रतीत होता है। शिक्षा मंत्री सिंगला ने कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले साल से स्कूल में होने के बाद शिक्षा विभाग के अध्यापक मोबाइल एप्लीकेशन और टीवी चैनलों समेत अलग अलग ऑनलाइन माध्यमों की सहायता से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इस साल भी अध्यापक सिलेबस ऑनलाइन ही मुकम्मल करने के लिए विद्यार्थियों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से हाल ही में शुरू किए गए कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत मिशन फतेह 2.0 को सफल बनाने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद मुख्य सचिव विनी महाजन लगातार निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में विनी महाजन ने अधिकारियों को ग्रामीण सरकारी अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं और जिला प्रशासन से कहा है कि जो भी निजी अस्पताल कोविड मरीजों को भगाता है या इस तरह के पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए विशेषज्ञों की तरफ से तैयार प्रोटोकॉल को तुरंत राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि पंजाब के गांव में कोरोना का प्रकोप 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर दिए जा रहे धरनों से वापस आ रहे किसानों के कारण बढ़ रहा है। पंचायत मंत्री ने अपने बयान में कहा कि वो इस बात से बहुत स्पष्ट हैं कि कोरोना महामारी का सिर्फ पंजाब में ही फिर से उभर नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा है। ये बीमारी पिछले 2 महीनों में उन राज्यों में भी बढ़ी है जो राज्य दिल्ली के धरनों से बहुत दूर है। पंचायत मंत्री ने कहा कि देश में कोरोना महामारी के बढ़ने और के कारण, जिनमें से एक प्रमुख कारण विशेषज्ञों की तरफ से कोरोना की दूसरी लहर की भविष्यवाणी करने के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से सही कदम नहीं उठाए गए। पंचायत मंत्री ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये सलाह दी है कि
अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए धरने से वापस आएं और गांवों में आकर के अपनी कोविड टेस्ट जरूर कराएं, तो इसमें सबकी भलाई होगी। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद अफसोस है कि मीडिया के एक धड़े ने इस मामले को गलत रंग देकर सनसनी पैदा करने की कोशिश की है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। मध्य प्रदेश इंदौर के पास महू आर्मी कैंट एरिया में 2 महिलाओं और 1 पुरुष को जासूसी के संदेह में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि दोनों महिलाओं से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत उनके पास या पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। उनकी कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। पूछताछ और तथ्यों की पुष्टि के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनसे कुछ गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है। ATS, NIA, IB और इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले में खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। प्रारंभिक तौर पे कुछ संदिग्ध जानकारी मिली है जिसकी पुलिस पुष्टि कर रही है। पुष्टि होते ही फिर आपके साथ सर किस तरह की संदिग्ध जानकारी है? उसमें कुछ उनके संपर्कों के बारे में कुछ इस तरह की संदिग्ध जानकारियां आई। जैसे पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और पुष्टि होने के साथ ही आवश्यक जानकारी आपको। सर पाकिस्तानी युवतियों का कनेक्शन सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के किसी युवकों से फोन पे बात कर रही थी, ऐसा कुछ जानकारी आया? नहीं, सिर्फ फोन पे बात नहीं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें पूरी पड़ताल के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। पूरी पड़ताल के बाद और तथ्यों के बाद ही उसकी अंतिम रूप से पुष्टि की जा सकती है। पुलिस की टीम संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ सारे तथ्यों की पड़ताल कर रही है। सर कब से कर रही थी बात, कुछ जानकारी? पड़ताल कर रही है और उसकी पुष्टि होने के बाद। सर क्या हमको हिरासत में ले लिया है या नहीं? हिरासत में नहीं लिया है। संदिग्ध प्रारंभिक तौर पर पुलिस अगर समान प्रक्रिया के साथ कोई भी जानकारी अगर आती है, पुलिस पहले उन तथ्यों की पुष्टि करती है, उनकी पड़ताल करती है और उनकी पुष्टि होने के बाद ही फिर पुलिस आगे बढ़ाने की। कौन कौन से विभाग इसमें जाँच कर रहे हैं? मुख्य तौर पर पुलिस और वहाँ की जो स्थानीय एजेंसी में कर रही है, लेकिन पुष्टि होने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके बारे में आपको। सर कैसे जान पहचान हुई थी, कैसे नंबर मिला था इनका वहाँ का? प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें 2 महिला है संदिग्ध और 1 पुरुष है। इसके बारे में प्रथम दृष्टया पूछताछ। तोक्ते ने यमुना सफाई कार्य योजना की पोल खोल दी है। 51 mm बरसात होने पर जब शहर में जल भराव हो गया तो बिहार घाट और चीर घाट नाले यमुना में सीधे खोल दिए गए, जिससे सीवर का गंदा पानी यमुना में समा गया। लेकिन शासन प्रशासन इस ओर पूरी तरीके से अनभिज्ञ बना रहा हुआ है। आपको बता दें कि यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत यमुना में गिरे शहरों के गंदे नालों को रोकने और उसे शोधित करने के लिए संयंत्रों की स्थापना की गई है।
टॉक्सिक वेस्ट यमुना में जमा हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह से यमुना डज नॉट एनी मोर लुक लाइक अ रिवर, एक नाले की तरह लगती है। उसके अलावा जो पक्षी पहले आते थे, ओखला बर्ड सेंचुरी, वो कम होते जा रहे हैं इसकी वजह से। उसके अलावा लोग सब्जियां उगाते हैं यमुना के बिल्कुल आसपास खेतों में, अब वो सब्जियां दिल्ली में भी सप्लाई होती हैं, नोएडा में भी सप्लाई होती हैं, तो वो कितनी हार्मफुल होगी आप वो सोचिए। तो इट इज एक्चुअली टॉक्सिक एंड समथिंग शुड बी डन टू इरेडिकेट दिस, या यमुना की सफाई की जाए। नुकसानदायक है। हम वो यमुना पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कुछ जहरीली परत जमी हुई है और उसमें इतनी प्रदूषण है, गंदगी है कि जिससे हम लोग को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। इन्फेक्शन होने का डर है, इतना पब्लिक नुकसान उसमें गंदगी कर रही है जिससे हम लोग का स्मेल आ रही है और उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है और काफ़ी वातावरण स्वस्थ नहीं है और उससे जहरीली पदार्थ से हम लोग को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। सर ये बहुत नुकसानदायक है, जैसे कि देख रहे हैं आप झाग वाग निकल रहे इसमें यमुना में, इस प्रकार से काफ़ी सारी बीमारियां फैलती है, हमारे वातावरण में भी थोड़ी बीमारियां पड़ती है। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इसको थोड़ा सही से करें, मतलब साफ रखें, सारे आदमी से कहे कि ये सब साफ सफाई की वो करे। लोगों में भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए ताकि हाँ जी, जैसे गंदगी फैला रहे, इससे हमें सभी बीमारियां फैलती है, अलग अलग बीमारियां फैलती है। इसलिए हम सोचते हैं, सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें साफ सफाई। तौकते चक्रवात से लोगों को भारी नुकसान हुआ, जिस पर सरकार पहले ही राहत दे चुकी है। तो वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि तौकते चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद मिलनी चाहिए। इसमें मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। और क्या कुछ रामदास अठावले ने कहा, आइए सुनते हैं। 140 करोड़ का नुकसान हुआ, इसी तरह का रिपोर्ट है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेकर रहा हूं कि भाई जिस राज्यों में भारी नुकसान हुआ है, उसमें जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूं, तो महाराष्ट्र को भी ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। गोवा भी हमारा नेबर स्टेट है, उसको भी मदद मिलनी चाहिए। कर्नाटक भी हमारा नेबर स्टेट है, उसको भी मदद मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ गुजरात को तो मदद मिल चुकी है और तमिलनाडु और केरला को भी मतलब आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। तो जरूर भारत सरकार की तरफ से कोई दूजा भाव करने का विषय तो नहीं है। गुजरात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इसीलिए पहले गुजरात की अनाउंसमेंट हो चुकी है। दूसरा विषय जो है, ये कोरोना की महामारी जो है, ये कोविड-19 जो है, ये 2020 में मतलब पूरे दुनिया भर में आया और उसमें भारत में भी मतलब कोविड आया था, लेकिन डेथ का जो परसेंटेज है, परसेंटेज 2021 के मुकाबले में 2020 में वो कम था। उससे बहुत ज्यादा डेथ अभी हो रहे हैं और उसमें नौजवान लोगों की जान जा रही है। 2020 में जिनकी उम्र ज्यादा हुई है, जिनको कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे लोगों का डेथ होता था। लेकिन अभी फिलहाल ये जो वायरस है, ये जो महामारी है, ये बहुत बड़ी डेंजर है। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को और भी दवा नहीं मिली, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। इसीलिए सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं, आंकड़े कम होते जा रहे हैं। अभी 4-4.25 लाख का आंकड़ा 2-2.25 लाख तक अभी आया है और अभी 8-10 दिन के बाद मतलब इसकी संख्या बहुत बड़ी कम हो जाएगी। और अभी सभी राज्यों में पेशेंट को बेड भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। चक्रवात तौकते का असर बिहार में भी देखने को मिला। तौकते के कारण राज्य में भीषण बारिश हुई, जिसके बाद बिहार का दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जलमग्न हो गए। इस बारिश ने DMCH की पोल खोलकर रख दी और भारी वर्षा के बाद अस्पताल के बाहर कीचड़ और गंदगी का अंबार लग गया।
पूरे मेडिकल कॉलेज के आसपास का इलाका प्रदूषित नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर के अंदर सुअर भी घूमते नजर आए। आपको बता दें कि 1983 से बने डीएमसीएच के इस जर्जर भवन को निर्माण विभाग ने खतरनाक घोषित किया हुआ है। बावजूद इसके आज भी यहां कुछ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 3 मंजिला भवन के ग्राउंड फ्लोर पर ब्लड बैंक, सर्जरी और ऑर्थो की 4 बेड का आईसीयू है। साथ ही जनरल ऑपरेशन थिएटर है। ऐसे में बिहार के तमाम मरीजों और अस्पताल कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस अस्पताल में इलाज करने को मजबूर हैं। आज तक व्यवस्था कहाँ हुआ? अच्छा, आप यहाँ ड्यूटी पे? हाँ, हम लोग ड्यूटी से जा रहे हैं। चारों तरफ ऐसा ही, यही हाल है? ऐसे ही है। डीएमसीएच में जब से हम लोग 25-26 साल 27वां साल नौकरी का है, तब से हम लोग ट्रेनिंग यहीं किए, नौकरी यहीं किए, तब से पानी हेल के आना जाना होता है। ऐसे में तो अंदर में आउटडोर में भी पानी चला जाता होगा बारिश में? पूरा, हाँ, एक फ्लोर में नीचे चला जाता है। पानी नीचे चला जाता है? चला जाता है, ज्यादा आएगा बारिश तो चला जाएगा। इलाज करने में तो बहुत दिक्कत होती होगी? बहुत। इनको करने वाला है कि नहीं है? इन्फेक्शन इतना लगता है जो कि हर लोग का मन खराब हो जाता है, फिर भी ड्यूटी में आना जाना है। डीएमसीएच का जो कैंपस है वो बिना बाउंड्री वाल के है और लो लैंड है और हर वार्ड अलग अलग बिखरा हुआ है। अस्पताल का मतलब होता है वर्टिकल, एक जगह मल्टी स्टोरेज नया में आजकल है, चाहे पहले भी रहता तो एक बिल्डिंग में अस्पताल रहे, एक वार्ड इधर, एक वार्ड उधर, एक वार्ड इधर, एक एंट्री रहे, वहां गार्ड रहे, सुपरिटेंडेंट का ने सब राउंड लगावे, एक जगह अस्पताल जैसे होता है वैसी एक जमाने का है। 4 साल के बाद 100 साल इसका पूरा होगा। उस समय के लिए यही बहुत था, लेकिन लो लैंड के कारण पानी लग जाती है, गंदगी है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। उसी सीमित पुरानी बिल्डिंग हो गई है, उसी सीमित संसाधन में हम लोग अपना जी जान लगाकर रोगी का सेवा करते हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात यास से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने 22 मई से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर जन्म लेने और 24 मई तक उसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान जाहिर किया है। 26 मई को तूफान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट तक पहुंचने की संभावना है। संभावित खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 1 दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 24 मई से 26 मई तक बंगाल और बिहार से उड़ीसा होकर देश के विभिन्न हिस्सों में जाने वाली 1 दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें हावड़ा से यशवंतपुर समेत अन्य कई ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद्द होने से कई साथ ही ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि उड़ीसा जाने वाले और वहां से गुजरने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ अत्यंत भीषण चक्रवात तौकते अभी भी उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में वर्षा कर रहा है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में एक और शक्तिशाली चक्रवात आ रहा है। आपको बता दें कि 25 मई तक एक गंभीर चक्रवात बनने की संभावना जाहिर की जा रही है। आईएमडी कोलकाता में मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक डॉक्टर संजीव बंदोपाध्याय ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र जो कि उत्तरी अंडमान सागर और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 22 मई तक चक्रवात यास में बदलने की संभावना है और 24 मई तक ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। 26 मई की सुबह तक चक्रवात के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों के करीब पहुंचने की संभावना है। 25 मई तक पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की हो सकती है। Around 22nd May 2021 is very likely to move northwestwards and intensify into a cyclonic storm on 24th May. It would continue to move northwestwards, intensify further and reach North Bay of Bengal near Odisha. पूरे उत्तर भारत में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। इसी क्रम में आगरा के SAN मेडिकल कॉलेज में भी 6 सस्पेक्टेड रोगी भर्ती हुए हैं। इनका इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। तैयारियों की बात करें तो आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना के बाद इस बीमारी ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। जिला प्रशासन ने शासन से आई निर्देश के अनुसार ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अब विभाग में 8 बेड का प्रथम चरण में वार्ड भी बना लिया गया है। ऐसा कि हमारे मेडिकल कॉलेज में 2 टाइप के पेशेंट आ रहे हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस सस्पेक्ट्स हैं। इनमें एक तो वो आ रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं
दूसरे जो कोविड नेगेटिव या कोविड से ठीक हो चुके हैं। जो मुख्य कारण है म्यूकोरमाइकोसिस का ब्लैक फंगस मिसनॉमर है, ये ब्लैक फंगस नहीं है, लेकिन इसका चूंकि जो जिस जगह को इफेक्ट करती है वहाँ पे काले चकत्ते पड़ते हैं, तो इस वजह से टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से इसलिए ब्लैक फंगस कहा जाता है। असल में ये ब्लैक फंगस कैटेगरी की फंगस नहीं है, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस का बेहतर नाम है। तो सरकार इसके लिए बहुत अथक प्रयास कर रही है और सरकार ने जो है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। तो हमारे पास में इस वक्त पे डेडिकेटेड वार्ड्स हैं। हम लोगों ने मेडिसिन में 6 बेड का वार्ड क्रिएट किया है और कोविड में हमारे पास में 20 बेड डेडिकेटेड हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। PGI में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। मथुरा में कोरोना महामारी का कहर अभी थमा नहीं था कि बल्कि अब ब्लैक फंगस से लोगों के लिए एक नई जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक फंगस की चपेट में आए एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं 2 नए केस सामने आए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। जिले की स्वास्थ्य विभाग के पास ब्लैक फंगस के मरीजों के बचाव को लेकर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस के मरीजों के मामले को दबाता हुआ नजर आ रहा है।
पंजाब के बरनाला जिले के गांव जोधपुर के नौजवान के फिलीपीन में देश में गोलियां मार हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मृतक 35 साल का नौजवान वहां पर गया हुआ था किसी काम से, और उसके साथ ही आपको बता दें कि फिलीपीन में काम करता था। शुक्रवार सुबह काम पर जाते समय यह हादसा हुआ। अज्ञात लोगों ने परगट को 3 गोलियां मारी और अस्पताल में जाकर उसकी मौत हो गई। परगट की मौत की खबर गांव में और उसके अपने पता लगते ही शोक की लहर पूरे इलाके में फैल गई। परिवार ने बताया और परिवार ने भारत और फिलीपींस सरकार से परगट की मृतक शरीर पंजाब लाने और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। उतों के 9:30 बजे से अपने इंडिया 7 बजे ते रस्ते च होल्ड अपरां ने गोलियां चलाइया ने। 3 गोलियां चलाइया, एक दे पट्ट च लगी है, एक लत्त च लगी है, तीसरी सिर च लगी। उस तो बाद वो गोलियां मार के भज गए उत्थों। फिर उस तो बाद अपने इंडियन बंदा उधर कोई काम ते आया सी, उन्होंने रौला पै गया, उन्होंने आके जाके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल च जाने तो 3 मिनट बाद उन्होंने एक्सपायर दसे कि डेथ हो गई। 2 बच्चे है जी, दोनों बच्चे उधर ही ने पढ़ते सी। मेरा भाई मड़ीला च गया वा सी जी, शिबू सिटी च रहिंदा सी जी। पिछले 4 साल तो गया वा सी जी। इन्हों ने सवेरे जो काम ते गया जी, बाद में 2 घंटे वाले दे उन्होंने गोलियां मार के इन्हें हत्या करती है जी। असं सरकार को कहने भी वो दोषी नूं सज़ा दी जाए, ਉਹਦੀ लाश साडे घरे पहुँचाई जाए। इत्थे साडे पिंड जोधपुर जी 2 बेटे सी। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने टेस्टिंग टीकाकरण का डोर टू डोर आंकड़ा जारी करने की मांग उठाई है। साथ ही ब्लैक फंगस पर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा, जम्मू संभाग में कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़े में आई वृद्धि पर जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मनीष शासनी ने प्रशासन से जिला स्तर पर 18 से 44 साल आयु वर्ग के टीकाकरण और टेस्टिंग में तेजी लाने के साथ हर रोज के आंकड़े जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान स्थिति में प्रशिक्षण और टीकाकरण जीवन को बनाए रखने की पूंजी है और इसके रोजाना आंकड़ों से जनता के सामने एक स्पष्ट तस्वीर पेश होती है। आज अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर टेस्टिंग और 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके टीकाकरण में तेजी लाने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका रोजाना डे टू डे इनका डाटा जो है वो जारी करने की मांग करती है। इसके साथ ही देखिए ब्लैक फंगस भी जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दे चुका है। दुर्भाग्यवश जम्मू के अंदर कल ब्लैक फंगस से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो हम सरकार से जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ब्लैक फंगस को लेकर उनको दुरुस्त करने और उसकी जो है समीक्षा करने की भी अपील करते हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों के जम्मू संभाग के अंदर जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी जवाबदेही तय करने की मांग करते हैं। अगर हम पिछले 3 हफ्तों का आंकड़ा देखें तो जम्मू संभाग के अंदर 750 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जो ये इशारा करती है कि जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव चल रहा है या लापरवाही की जा रही है। देखिए कोरोना संकट काल चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू है, तो इसको एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा टेस्टिंग और टीकाकरण किया जाए। जम्मू कश्मीर के सरवाल में ढाबा चलाने वाले एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि व्यक्ति का शव उसके कमरे से खून से सना मिला और हत्यारों ने उसका नाक, कान और हाथ तक काट डाले। मृतक की पहचान 43 साल निवासी शिव कुमार शर्मा निवासी विलावर के रूप में हुई है और वो सरावल के विशाल नगर इलाके स्थित मंदिर की जगह पर बने कमरे में रहा करता था। आपको बता दें कि भतीजे ने कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़े शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कि जैसे ही सूचना मिली कि इस तरीके से शव पड़ा है, मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर पुलिस पहुंचने के साथ ही आसपास की तमाम स्थिति को समझकर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सब्जी बेच रहे युवक को पुलिस जबरन उठा ले गई। बाद में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की जान चली गई। हालांकि एसएसपी का कहना है कि सब्जी विक्रेता की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इस मामले में एसपी ने आरोपी आरक्षी को निलंबित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मांगरमाऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भट्टपुरी के निवासी फैसल कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी बेच रहा था। मृतक फैसल के चाचा मिराज ने बताया कि सब्जी बेचने के दौरान सिपाही उसे बुलेट में बिठाकर थाना ले गए। आरोप है कि फैसल की पिटाई से मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजन और सब्जी विक्रेताओं में आक्रोश फैल गया। डॉक्टरों के अनुसार युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उन्होंने बताया कि परिजन का 1 करोड़ रुपए का मुआवजा के साथ पूरा थाना सस्पेंड कराने और आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सब्जी बाजार में बेच रहा था, बाजार में सब्जी कौन बेच रहा था? रहने वाला भटपुरी का है। कौन है आपका ये? कौन है आपका? हमारा भतीजा है वो। तो क्या घटना हुई? सब्जी बेच रहा था बाजार में, फिर पुलिस वाला आया चौधरी और उसको 2-4 जगह ठीक के मारा, घसीट के गिर गया। ये उसको बुलेट को बैठा के ये चला गया थाने, वहाँ जाके मारा ये उसको, वहाँ मर गया, बेहोश थाने से मर गया ये। थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है। और इस उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर काफी कोशिशों के बाद भी लगाम नहीं लगती नजर आ रही। बुलंदशहर के बाल सुधार गृह में 22 बच्चों से कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। सुधार गृह के सुपरिटेंडेंट की तो संक्रमण की वजह से मौत तक हो चुकी है। जैसे ही बाल सुधार गृह में कोरोना संक्रमण फैलने की खबर सामने आई, प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिले के डीएम के आदेश पर सभी बच्चों को इलाज के लिए कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ चुकी है। दरअसल हाल ही में सभी बच्चों का कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया था। टेस्ट रिपोर्ट आने पर खुलासा हुआ कि 22 बच्चे संक्रमित हैं। बाल सुधार गृह में फिलहाल 75 बच्चे मौजूद हैं। आपको बता दें कि 7 मई को कोरोना टेस्ट होने के बाद बाल सुधार गृह के सुपरिटेंडेंट भी संक्रमित पाए गए थे। इसके टेस्ट करने के बाद सभी बच्चों का सामान्य टेस्ट किया गया था, उसमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे और उन सभी को बीआईटी में भर्ती करा दिया गया और सभी एसिम्टोमेटिक है, सभी ठीक। हम रूटीनली चेक कर रहे थे, ऐसी रूटीन चेक में इसको भी चेकअप किया गया था और इनमें 22 बच्चे पॉजिटिव आए थे। ये 16-17 साल की आयु के। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।